सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉन्ग सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारा कॉलम चैप्टर चालू होता है ना। तो कॉलम चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में, तो आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले प्रॉब्लम नंबर 3 देखने वाले हैं आज हम लोग, है ना। तो उसका स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते प्रॉब्लम का। देखो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड फॉर टी सेक्शन हैविंग डायमेंशंस 100 into 100 into 20 mm, है ना, and length is 5 meter when it is used as a strut means short column, okay, with both end hinged. Take capital E is equals to 2 into 10 to the power 5 MPa, है ना। ये हमारा स्वीट सा स्टेटमेंट है प्रॉब्लम का। देखो प्रॉब्लम में जैसे कि आपको बोर्ड पे भी दिख रहा है कि टी सेक्शन का प्रॉब्लम है, मतलब अभी तक हम लोगों ने लास्ट के जो भी 2 प्रॉब्लम लिए वो सर्कुलर सेक्शन के प्रॉब्लम थे। तो सर्कुलर सेक्शन था, वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। अब टी सेक्शन आया है और टी सेक्शन का डायमेंशन हम लोग को दिया है, क्या बोला है, 100 into 100 into 20 mm बोला है। जब भी हम लोग को डायमेंशन इस तरह से दिया जाता है 100 into 100 into 20 mm ऐसा बोला, तो यहाँ पे क्या रहता है, ये ओवरऑल विड्थ मतलब फ्लेंज। देखो इसमें क्या रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा रहेगा तो आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन रहता है उसको फ्लेंज बोलते हैं और जो वर्टिकल सेक्शन रहता है उसको वेब बोला जाता है ना। और थर्ड डायमेंशन थिकनेस का होता है। यहाँ पे 3 डायमेंशन दिए, मतलब ये ओवरऑल फ्लेंज और ये ओवरऑल वेब। ओवरऑल वेब मतलब टोटल डेप्थ रहती है ना। यहाँ पे कभी भी ध्यान रखो, यहाँ से इतना वाला डायमेंशन नहीं है ये, जब ऐसा डायमेंशन दिया है। अगर आपको प्रॉब्लम में ऐसा बोला है क्लियरली कि फ्लेंज इतना है, वेब इतना है, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम बोला कि फ्लेंज 100 mm है और वेब 100 mm है, तब ये 100 आएगा और ये टोटल 100 नहीं होगा, ये यहां से इतना 100 होगा, है ना, और ऊपर उसका थिकनेस अलग से आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं बोला। यहाँ पे डायमेंशन कैसा है, 100 into 100 into 20, मतलब ये टोटल 100 और ये ओवरऑल डेप्थ 100 रहेगी और 20 mm थिकनेस रहेगी। इसका भी सेम रहेगा। ओके, एक चीज क्लियर हो गया, हमारा डायग्राम बन गया अभी। ओके, अब डायग्राम बनने के बाद अब हम लोग को क्या क्या बोला है, देखो हम लोग को प्रॉब्लम में दिया है कि टी सेक्शन है बोला, हैविंग डायमेंशन दिया, ओके, लेंथ दिया है 5 मीटर, है ना। तो लेंथ दिया है हम लोग को 5 मीटर, तो इसको mm में कन्वर्ट कर लो, 5 into 10 to the power 3 mm, ओके। उसके बाद कैपिटल E दिया है ना। कैपिटल E कितना है दिया है, 2 into 10 to the power 5 MPa है। MPa मतलब ही क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। और क्या दिया है हम लोग को, और हम लोग को देखो बोथ द एंड हिंज बोला है। देखो अब बोथ द एंड हिंज रहेंगे तो क्या रहता है, L इज इक्वल टू LE होता है, मतलब इफेक्टिव लेंथ और लेंथ सेम रहते हैं, दैट इज 5 into 10 to the power 5 mm, सॉरी 5 into 10 to the power 3 mm, है ना। ये लेंथ सेम रहता है, इफेक्टिव लेंथ और ओरिजिनल लेंथ दोनों सेम रहते हैं जब बोथ द एंड हिंज रहेंगे। तो ये कंडीशन अपने को पता है। और हम लोग को क्या बोले, निकालने के लिए क्या बोले, हम लोग को निकालने के लिए बोला क्रिपलिंग लोड निकालना है अपने, मतलब पीसी का वैल्यू निकालना है। ई दिया मतलब यूलर्स का फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। तो देख लेते हैं यूलर्स का फॉर्मूला क्या है। यूलर्स का फॉर्मूला सिंपल सा है, पीसी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मीन डिवाइडेड बाय एल ई का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे अपने पास ई है, एल ई भी है, पीसी निकालना है, पाई तो डायरेक्टली पता होता है, सिर्फ हम लोग को आई मीन की वैल्यू चाहिए। जैसे लास्ट प्रॉब्लम से भी बोला था मैंने, फर्स्ट प्रॉब्लम में बताया था आपको, देखो आई जो होता है, यहाँ पे जो आई की वैल्यू होती है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, वो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को देखना होता है ना। लास्ट 2 भी प्रॉब्लम हम लोगों ने सर्कुलर सेक्शन के लिए, जहां पे आई एक्स एक्स और आई वाई वाई ये दोनों के भी फॉर्मूले सेम रहते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारा टी सेक्शन है, टी सेक्शन में आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की वैल्यू अलग अलग होती है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस वाले पीसी निकालने के लिए यहाँ पे जो आई आएगा वो मिनिमम वाला आई आने वाला है ना। तो मतलब अपने को आई एक्स एक्स भी निकालना पड़ेगा, आई वाई वाई भी निकालना पड़ेगा, और दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू रहेगी आई की, वो वाली वैल्यू यहाँ पे यूज करके पीसी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग को सब में पहले इसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा अबाउट हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस एंड वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस। उसके लिए सब में पहले हम लोग को इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करना पड़ेगा, सीजी, है ना। तो चलो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा टी सेक्शन का। देखो अब क्या करना है, सब में फर्स्ट अपने को क्या करना होता है, जब भी अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है तो सब में पहले ये जो भी स्टैंडर्ड सेक्शन दिया है इसको 2
रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दो क्योंकि टी सेक्शन है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इसको नंबर 1 नाम दे देंगे ना, इसको दे देंगे रेक्टेंगल नंबर 1 और इसको दे देंगे नाम रेक्टेंगल नंबर 2 नाम दे देंगे। ओके, हम लोग अब यहाँ पे हम लोग एक सेंट्रोइडल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे देखो ये है हमारी एक्स एक्सिस है ना, रेफरेंस एक्सिस ले लेंगे हम लोग, और ये है हमारी वाई एक्सिस, सपोज ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। ओके, अब सब में पहले क्या करना है हम लोग को, इसको रेक्टेंगल नंबर 1 नाम दे दिया हम लोगों ने, इसको रेक्टेंगल नंबर 2 दे दिया। तो ये दोनों का भी हम लोग को क्या करना है, एरिया निकाल लेना है। ओके, तो A1 A2, अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 1 क्या रहेगा, A1, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 2 रहेगा A2। ओके, लाइक दैट। अब यहाँ पे देखो A1 मतलब ये एरिया रेक्टेंगल नंबर 1 का एरिया, इसका विड्थ कितना है, ये 20 है तो ये भी 20 रहेगा। 20 इंटू इसका हाइट कितना है, देखो ये टोटल 100 है, ये ऊपर का 20 है तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा 80 mm। सिंपल सी चीज है ना। तो 20 इंटू 80 ये रेक्टेंगल का इसका एरिया हो जाएगा, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 80 इंटू 20 B इंटू डी, सिंपल सा फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1600 mm स्क्वायर। उसी तरह से A2 निकाल लो, एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। सेकंड रेक्टेंगल देखो ये टोटल 100 है और ये कितना है 20 है, तो 100 इंटू 20 B इंटू डी, सिंपल सा फॉर्मूला हमारा। तो ये हो जाएगा 2000 mm स्क्वायर। ओके, और एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं, जब भी टी सेक्शन या आई सेक्शन रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, टी सेक्शन या आई सेक्शन रहेगा तो उसका सिंपल x1 इज इक्वल टू x2, अगर आई सेक्शन रहेगा तो x3 भी आएगा, है ना, इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू क्या रहता है, टोटल फ्लेंज देखने का। ये जो सब में जो बिगर फ्लेंज रहेगा, बिगर फ्लेंज, यहाँ पे तो टी सेक्शन है तो एक ही फ्लेंज रहता है, अगर आई सेक्शन रहेगा तो 2 फ्लेंज रहते हैं, इसके लिए बोल रहा हूँ। जो लॉन्गर लेंथ वाला फ्लेंज रहेगा उसका हाफ रहेगा, मतलब यहाँ पे फ्लेंज कितना है, ये 100 mm है ना, तो ये 100 mm है, तो x1 x2 और x बार तीनों के तीनों की वैल्यू क्या रहेगी, सिंपल 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50 mm, है ना। ये वैल्यू हम लोग को यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगी। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है y1 एंड y2, है ना, y1 y2 के वैल्यू निकालेंगे। y1 क्या होता है, y1 मतलब सिंपल से देखो ये वाला जो रेक्टेंगल है अपना A1 है ना, इसका सेंट्रोइड कहां पे रहेगा, इसका CG रहेगा इधर किधर रहेगा, है ना, इसको नाम दे देते हैं हम लोग C1, है ना, इसका CG रहेगा यहाँ पे इसके सेंटर में एग्जैक्टली यहाँ पे रहेगा, इसको C2 बोलते हैं हम लोग, है ना। अब y1 और y2 क्या होता है, y1 मतलब सिंपली ये जो C1 है सेंट्रोइड ऑफ रेक्टेंगल नंबर 1 है, इसका डिस्टेंस, है ना, इसका डिस्टेंस कहां से, यहां से, कौन से एक्सिस से, रेफरेंस x एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, तो ये रहता है हमारा y1 का वैल्यू, है ना। अब अपने को पता है कि ये टोटल है 80, है ना, तो इसका सेंटर, रेक्टेंगल का सेंटर कभी भी किधर रहता है, सेंटर में रहता है, हाफ में रहता है, है ना। तो ये इसका कितना है, हाइट टोटल 80 है, तो इसका y1 का वैल्यू कितना रहेगा, 80 का हाफ मतलब 80 डिवाइड बाय 2, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 40 mm। ओके, समझ में आया, सिंपल सी चीज है, देखो, है ना। अब इसी तरह से हम लोग को y2 निकालना है। अब y2 का डिस्टेंस कहां से कहां पे रहेगा, देखो इसका CG कहां पे, सेंट्रोइड यहां पे, है ना, तो मतलब यहां से यहां तक, क्योंकि रेफरेंस एक्सिस कौन सी रहेगी हमारी, एक तो रेफरेंस एक्सिस हम लोग x एक्सिस लेंगे या फिर y एक्सिस लेंगे, ये x एक्सिस है या y एक्सिस है। y1 y2 के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस का यूज करते हैं और x1 x2 के लिए हम लोग वर्टिकल एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस का यूज करते हैं। ओके, तो अब ये देखो y2 क्या रहेगा, y2 यहां से यहां तक का डिस्टेंस, है ना, ये टोटल डिस्टेंस। अब अपने को पता है यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 80 है, बराबर। तो सब में पहले ये 80 को लिख दो, है ना, 80 प्लस, है ना, यहां तक का 80 है। अब ये देखो इसका जो CG है रेक्टेंगल का, ये जो CG है ये दोनों के एग्जैक्टली सेंटर में रहेगा, ये टोटल कितना है 20 है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा 20 का हाफ, मतलब 20 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस 80 प्लस 20 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 90 mm। सिंपल सी चीज है। ओके, तो ये आ गया 90 mm, 80 प्लस ये 20 का हाफ 10 दैट इज 90 mm। ओके, y1 y2 मिल गया, x1 x2 x बार भी हम लोग को डायरेक्टली मिल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं y बार, है ना। अब देखो y बार के लिए क्या फॉर्मूला होता है, y बार के लिए फॉर्मूला होता है सिंपल a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, है ना। अब सारे के सारे वैल्यू यहां पे पुट कर दो, a1 कितना है हमारा 1600, ओके, इनटू y1
y1 की वैल्यू कितनी है 40 है, तो अलग ब्रैकेट में पुट कर दो, प्लस a2 का वैल्यू कितना है 2000, ओके, इनटू y2 का वैल्यू है 90, ओके, डिवाइड बाय a1 प्लस a2 मतलब 1600 प्लस 2000, ओके। अब इसको ध्यान से अच्छे से कैलकुलेशन करो, कैलसी में अच्छे से वैल्यू पुट करो, ऊपर नीचे ब्रैकेट लगाओ प्रॉपर्ली, तो यहां पे हमको y बार का वैल्यू मिल जाए, हमको 67.78 mm, 67.78 mm। अब देखो y बार भी मिल गया हम लोग को और x बार डायरेक्टली मिल गया, तो अब हम लोग को CG इसका जो, अब ये देखो ये C1 और C2 क्या है, ये रेक्टेंगल का CG यहाँ पे है, इस वाले रेक्टेंगल का CG यहाँ पे, लेकिन ये तो पूरा T सेक्शन मतलब ये दोनों रेक्टेंगल को मिला के एक स्ट्रक्चर बना है ना। अब ये टोटल जो T सेक्शन है, इस पूरे T सेक्शन का CG कहाँ पे है, तो उसका वैल्यू ये मिलता है हम लोग को x बार और y बार से ना। x बार 50 मतलब इसका CG कहाँ पे है, ये जो अपनी y एक्सिस है, y एक्सिस से इधर 50 mm पे, मतलब ये यहाँ पे है ना, और y बार 67.68 मतलब इसका x एक्सिस से इसका CG कहाँ पे, यहाँ से 67.78 मतलब इधर किधर, देखो यहाँ तक 40 है और यहाँ पे 80 है, तो 67.7 मतलब यहाँ पे किधर वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये इसको हम लोग नाम दे देते हैं G, है ना, सेंटर्ड ऑफ टोटल T सेक्शन कितना है, G है ना। अब यहाँ पे हम लोग को y बार की वैल्यू भी मिल गई है, उसको भी हम लोग यहाँ पे लोकेट कर देते हैं। देखो y बार की वैल्यू मिल गई हम लोग को, y बार कितना मिल गया 67.78, ओके, ये मिल गया y बार हम लोग को, ओके। अब देखो x बार मिल गया, y बार मिल गया, अब हम लोग को ixx और iyy के वैल्यूज निकालने हैं, है ना। तो अब चलो ixx और iyy की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सब में पहले देखो, है ना, सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, सब में पहले हम लोग निकाल लेंगे ixx, देखो अब देखो टोटल ixx इज इक्वल टू क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ixx इज इक्वल टू यहाँ पे कितने रेक्टेंगल है, दो रेक्टेंगल दो सेक्शन है ना, तो टोटल ixx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ixx1 प्लस ixx2। ixx1 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस अबाउट CG1, है ना, वन रेक्टेंगल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, है ना, और ixx2 मतलब रेक्टेंगल नंबर 2 के CG का लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंट्रोइडल एक्सिस, ओके। तो अब देखो अब क्या करना है, ixx1 ixx2 आ गया, अब इनका दोनों का इंडिविजुअल फॉर्मूला था, ixx1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IG1 प्लस A1H1 स्क्वायर, ओके, प्लस ixx2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, IG2 प्लस A2 इंटू H2 स्क्वायर, ओके। अब देखो अब IG1 और IG2 क्या रहता है, IG1 IG2 मतलब ये दोनों भी फिगर क्या है, ये भी एक रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो CG होता है ना, अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है BD³/12, है ना। तो रेक्टेंगल CG का ये IG1 के जगह पे क्या आएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो IG1 के जगह पे क्या आएगा, BD³/12, और देखो यहाँ पे IG2 के जगह पे भी क्या आएगा, क्योंकि ये दूसरा वाला भी क्या है, डायग्राम रेक्टेंगल है, तो IG2 के जगह पे फॉर्मूला क्या आएगा, BD³/12 आएगा, क्योंकि वो रेक्टेंगल है और हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस के थ्रू हम लोग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। देखो IG1 के जगह पे क्या आ जाएगा, BD³ डिवाइडेड बाय 12 प्लस A1 की वैल्यू कितनी है मुझे बता दो, A1 की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी 1600, राइट, तो 1600। अब H1 क्या होता है, सिंपल देखो H1 और H2 के फॉर्मूले में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो H1 क्या होता है, H1 यहाँ पे अभी ixx के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, H1 होता है y1 माइनस y बार, है ना, और उसी तरह से H2 होता है y2 माइनस y बार, है ना। ये हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, xx निकाल रहे हैं, जब ixx निकाल रहे हैं तब की बात है ना। अगर हम लोग iyy निकालेंगे तो यहाँ पे H1 H2 की वैल्यू क्या हो जाएंगे, x1 माइनस x बार, है ना,
और H2 का वैल्यू हो जाएगा x2 माइनस x बार। ओके, देखो Ixx निकालने के लिए y1 माइनस y बार है ना, यहाँ पे y2 माइनस y बार है ना, और उसी तरह से अगर Iyy हम लोग जब निकालेंगे तब ये वैल्यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 माइनस x बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा x2 माइनस x बार, है ना, समझ में आ रहा है। Ixx निकालने के लिए y1 y बार की वैल्यू और Iyy निकालने के लिए x1 x बार के वैल्यू। ओके, तो देखो अब h1 के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, y1 माइनस y बार है ना, तो यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको पुट करेंगे। h1 की वैल्यू है y1 माइनस y बार, ये इसका फॉर्मूला है ना, ये टोटल हो गया, ये पूरा फॉर्मूला हो गया हमारा, इसका एक्सपेंशन हो गया। ओके, प्लस अब इसके वैल्यू लिखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, Ig2 BD क्यूब बाय 12। ओके, प्लस A2 की वैल्यू है 2000। उसके बाद देखो H2 क्या आ जाएगा, y2 माइनस y बार, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं यहाँ पे, का होल स्क्वायर, H2 मतलब y2 माइनस y बार उसका होल स्क्वायर। ओके, हो गया। अब यहाँ पे सारे के सारे वैल्यूज हम लोग को क्या करना है, पुट करना है। तो चलो अब यहाँ पे वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं। देखो b, अब ये b किसके लिए, Ig1 Ixx1 मतलब रेक्टेंगल नंबर 1। अब देखो ये जो रेक्टेंगल नंबर 1 है इसका बेस क्या है, ये वाला इसका बेस है ना, इसका बेस ये है, और डेप्थ क्या है इसका, ये है, डेप्थ कितना है 80 है, और बेस कितना है, ये है हमारा 20 है ना, तो b है इसका 20 और d कितना है इसका 80 है ना, तो यहाँ पे वही वैल्यू लिखूंगा मैं, b है इसका 20 और d कितना है, d है इसका 80 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ओके, प्लस अब ये 1600 एज इट इज, राइट है। अब देखो y1 माइनस y बार, y1 कितना है 40 है, y1 कितना है हमारा 40 है, तो इनटू यहाँ पे देखो 40 माइनस y बार की वैल्यू कितनी है 67.78 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दो, ये हो गया इसका कैलकुलेशन। ओके, प्लस अब यहाँ पे देखो प्लस करके मैं नीचे लिख रहा हूं। ओके, अब ये सेकंड वाला, अब Ig2 का BD क्यूब बाय 12, अब यहाँ पे BD क्यूब बाय 12, ये B और D के वैल्यू कौन से आएंगे, Ig2 मतलब Ixx2 मतलब रेक्टेंगल नंबर 2। अब देखो अब यहाँ पे जो रेक्टेंगल ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है, यहाँ पे इसका B मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे B की वैल्यू कितनी रहेगी 100 रहेगी, और रेक्टेंगल नंबर 2 के लिए डेप्थ की वैल्यू कितनी है 20 है, ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ पे रेक्टेंगल नंबर 2 के लिए b की वैल्यू 100 है और डेप्थ की वैल्यू कितनी है 20 है, तो यहाँ के लिए b की वैल्यू कितनी आएगी, बेस आ जाएगा हमारा 100 और डेप्थ कितना आएगा, डेप्थ आ जाएगा हमारा 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ओके, प्लस है ना A2 की वैल्यू कितनी है 2000। ओके, इनटू y2 माइनस y बार, y2 कितना है, y2 है हमारा 90 माइनस y बार है हमारा 67.78 है ना, इसका होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये 90 में से 67 माइनस होगा, माइनस में आएगी वैल्यू, लेकिन ये इसका स्क्वायर है, माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही आता है, प्लस का स्क्वायर भी प्लस ही आता है ना, तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाएगी। ओके, तो यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू हम लोगों ने क्या कर दिए, पुट कर दिए ना। अब ये सारे वैल्यू पुट करने के बाद इसका प्रॉपरली अच्छे से कैलकुलेशन करना, ये वाला कैलकुलेशन अलग करना, ये वाला कैलकुलेशन अलग करना, फिर दोनों को ऐड करना है ना। तो देखो यहाँ पे Ixx1 की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को, इसकी वैल्यू मिल गई 2.088 इंटू 10⁻6, मतलब ये वाला कैलकुलेशन इतना है ना, ये इतना आ गया, प्लस Ixx2 की वैल्यू मिल गई 1.054 है ना, इंटू 10⁻6। ओके, अब ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग को टोटल Ixx की वैल्यू मिल जाए, टोटल Ixx मिल गया हमारा 3.142 इंटू 10⁻6 mm⁴ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका यूनिट mm⁴ होता है। ओके, तो यहां से हम लोग को Ixx मिल गया। अब इसी तरह से सेम वे हम लोग को क्या निकालना है, Iyy की वैल्यू निकालना है। ओके, तो अब Iyy की तरफ बढ़ते हैं। Iyy का क्या फॉर्मूला है, Iyy भी देखो, Iyy भी यहाँ पे दो सेक्शन है 1 और 2 है ना, तो इसके लिए Iyy भी क्या हो जाएगा, Iyy 1 और Iyy 2, ऐसे दो वैल्यू हम लोग को निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Iyy इज इक्वल टू
आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2। ओके, तो अब देखो ये आई वाई वाई का टोटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम आई वाई वाई इज आई वाई वाई 1 इज इक्वल टू क्या होता है, आई जी 1 प्लस A1 H1 स्क्वायर। ओके, आई वाई वाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, सेम आई जी 2 प्लस A2 इंटू H2 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे IG1 का वैल्यू क्या रहेगा, IG1 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 1, स्टैंडर्ड फिगर रेक्टेंगल है ना, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, क्योंकि अपन आई वाई वाई ले रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट वाई वाई एक्सिस क्या होता है, dB क्यूब बाय 12 होता है। एक्स एक्सिस के लिए क्या रहता है, BD क्यूब बाय 12, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, dB क्यूब बाय 12 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे IG1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D इंटू बी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। देखो इसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना बहुत जरूरी है और उसके फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, तभी ये समझ में आएगा। ओके, प्लस A1 है ना, A1 तो वही रहेगा, H1। अब देखो H1 के फॉर्मूले वापस चेंज होंगे। अब यहाँ पे वाई वाई के लिए, आई वाई वाई के लिए H1 क्या रहेगा, H1 का फॉर्मूला रहेगा सिंपल x1 माइनस एक्स बार, और H2 का फॉर्मूला रहेगा x2 माइनस एक्स बार। ओके, समझ में आया। अब देखो A1 इंटू H1, अब H1 क्या रहेगा, x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर ब्रैकेट। अब वैसे ही IG2 के लिए वापस देखो, यहां पे भी क्या हो जाएगा, dB क्यूब बाय 12 प्लस A2, H2 के जगह पे आ जाएगा x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ओके, बराबर है यहां तक। अब देखो, अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको बतानी है मेरे को कि x1, x2 और x बार तीनों के वैल्यू सेम है जो कि 50 है ना। अब मैं यहां पे बोलूंगा x1 माइनस एक्स बार मतलब x1 की वैल्यू भी 50 है, x बार की वैल्यू 50 है। 50 माइनस 50 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू A1 ये पूरा 0 हो गया। उसी तरह से यहां पे भी देखो x2 माइनस एक्स बार, x2 का वैल्यू 50, x बार का वैल्यू भी 50 है ना, तो ये 0, 50 माइनस 50 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू A2 ये भी 0 पूरा है ना। तो यहाँ पे ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला पूरा टर्म भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x1, x बार और x2 ये तीनों के वैल्यू सेम है। तो x1 माइनस एक्स बार मतलब 50 माइनस 50 मतलब 0, 0 का स्क्वायर 0 इंटू A1 1600, लेकिन उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो x2 माइनस एक्स बार, x2 भी 50 और x बार भी 50, 50 माइनस 50 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू A2 हमारा 2000 है, 2000 इंटू 0 करेंगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा है ना। तो बचेगा क्या, सिर्फ dB क्यूब बाय 12 और यहाँ पे भी dB क्यूब बाय 12 बचेगा है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई वाई वाई का पूरा फॉर्मूला आ गया dB क्यूब बाय 12 प्लस dB क्यूब बाय 12। ओके, तो अभी dB क्यूब किसके लिए, पहले रेक्टेंगल के लिए, पहला वाला आई वाई वाई 1 मतलब पहला रेक्टेंगल। पहले रेक्टेंगल में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे B है 20 और D कितना है, डेप्थ है 80, तो D है 80 और B है 20, तो D हमारा यहाँ पे 80 है, तो 80 इंटू 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ओके, प्लस अब आई वाई 2 का ये वाला रेक्टेंगल, दूसरा वाला रेक्टेंगल देखो, यहाँ पे B है 100 और D कितना है 20 है, D 20 है और B 100 है। तो देखो यहाँ पे D कितना है 20 है, तो D इंटू B मतलब 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ओके, बराबर है यहां तक। अब ये दोनों का कैलकुलेशन कर लो प्रॉपरली, दोनों को एक साथ भी आप डाल सकते हो, एक ही साथ में कैल्शियम में पूरा पुट कर सकते हो है ना, प्रॉपरली पुट करना। तो यहाँ पे पुट करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली आई वाई वाई का वैल्यू मिल जाए। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे हम लोग को टोटल आई वाई वाई का वैल्यू मिल गया 1.72 इंटू 10⁻⁶ है ना। इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे आई वाई वाई टोटल मिल गया हम लोग को 1.72 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴ है ना। ये मिल गया हम लोग को आई वाई वाई का वैल्यू। अब हम लोग को यहाँ पे देखो, हम लोग को निकालना है बेसिकली क्रिपलिंग लोड, बट उसके लिए हम लोग को आई मीन चाहिए था है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने आई एक्सेस भी निकाला, आई वाई भी निकाला। अब दोनों में से मिनिमम कौन सा, देखो आई एक्सेस 3.14 इंटू 10⁻⁶ है और आई वाई वाई 1.72 इंटू 10⁻⁶ है, मतलब मिनिमम कौन सा है, ये है आई वाई वाई इज अ मिनिमम
है ना। तो यहाँ पे आई मीन के जगह पे क्या लेंगे हम लोग, आई वाई वाई का वैल्यू लेने वाले हैं, है ना। तो चलो अब हमारे मेन चीज की तरफ जाते हैं, जो हम लोग को प्रॉब्लम में पूछा है वो अभी हम लोग को यहाँ पे निकालना है। चलो अभी क्रिपलिंग लोड निकालते हैं। क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो पाई स्क्वायर इंटू ई का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁵, है ना। ऑलरेडी एमपीए मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। इंटू आई मीन मतलब ना आई वाई वाई कितना आया था 1.72 इंटू 10⁶, जो मिनिमम आया था हमारा आई एक्स ज्यादा था, आई मीन छोटा था, इसलिए आई मीन को ले लिया। ओके, डिवाइड बाय एल स्क्वायर। एल मतलब इफेक्टिव लेंथ, बोथ एंड हिंज है, मतलब इफेक्टिव लेंथ हमारा वही रहेगा जो ओरिजिनल लेंथ है, दैट इज 5 इंटू 10⁻3। तो यहाँ पे 5 इंटू 10⁻3 इसका होल स्क्वायर। ओके, ऊपर वाली वैल्यू अलग ब्रैकेट में पुट करो, नीचे वाली वैल्यू अलग ब्रैकेट में पुट करो। यहां से हम लोग को क्रिपलिंग लोड मिल गया हम लोग को 135.805 इंटू 10⁻3 न्यूटन। ओके, अगर हम लोग को किलो न्यूटन में बोला है तो 10⁻3 हटा देना है, 135.805 किलो न्यूटन। ओके, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? देखो प्रॉब्लम समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।